हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्लेटो और आज हम प्लेटो के बारे में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है प्लेटो का आदर्शवत राज्य, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटो सब आइडियल स्टेट। प्लेटो का आदर्शवत राज्य या प्लेटो सब आइडियल स्टेट, यह टॉपिक आज हम देखेंगे और यह हमारा आज लास्ट टॉपिक है। प्लेटो में प्लेटो आज हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और जो हम प्लेटो पढ़ रहे हैं यह चैप्टर या लेसन राजनीतिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीए कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीजीटी की नेट दे रहे हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो प्लेटो का आदर्शवाद राज्य देखने से पहले एक बार हम फिर से यह देख लेते हैं कि अभी तक हमने प्लेटो के बारे में क्या क्या पढ़ा है। फिर हम प्लेटो के आदर्शवाद राज्य देखेंगे जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में पहले हमने पढ़ा प्लेटो के सामान्य परिचय के बारे में देखा। फिर हमने प्लेटो के चिंतन पद्धति को देखा। फिर उसके बाद हमने प्लेटो के न्याय प्रणाली के बारे में देखा, न्याय सिद्धांत के बारे में देखा। फिर हमने प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को देखा। फिर हमने साम्यवाद संबंधी सिद्धांत को देखा और फिर उसके बाद हमने प्लेटो के फासीवादी विचार को देखा और प्लेटो का विधि के संबंध में क्या विचार था वो हमने देखा। और अब हम देखेंगे प्लेटो के आदर्शवत राज्य के बारे में। प्लेटो का जो आदर्शवत राज्य है प्लेटो के आदर्श राज्य से अलग है। प्लेटो का आदर्श राज्य और आदर्शवत राज्य दोनों अलग अलग हैं। प्लेटो के जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य और आदर्शवत राज्य दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। प्लेटो जब अपनी प्रथम पुस्तक रिपब्लिक में, जब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में जिस राज्य की बात करता है वह आदर्शवत राज्य है, लेकिन जब उसको यह एहसास हो जाता है कि इस आदर्श राज्य को व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, उसके पश्चात उसने जिस आदर्श राज्य की व्याख्या की व्यवहारिक रूप में, उसे हम आदर्शवत राज्य कहते हैं। तो हम अब प्लेटो के आदर्शवत राज्य के बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं कि प्लेटो का आदर्शवत राज्य है क्या। प्लेटो की सबसे विख्यात कृति द रिपब्लिक, जिसको हिंदी में राज व्यवस्था भी कहते हैं, प्लेटो की जो सबसे विख्यात कृति है द रिपब्लिक है, जिसको हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। लेकिन प्लेटो जो है, जो सबसे विख्यात कृति द रिपब्लिक है, उसी में उसने आदर्श राज्य की अपनी व्याख्या की थी। प्लेटो की सबसे विख्यात कृति जो द रिपब्लिक है, उसी में उसने अपने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी, जो उसके विचारों का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन उसकी परवर्ती कृतियों में, परवर्ती मतलब उसके बाद जो लिखी गई कृतियां हैं उसी को परवर्ती कृतियां हम कहते हैं। लेकिन उसकी परवर्ती कृतियों में द स्टेट्समैन और द लॉज भी जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति क्या है? द रिपब्लिक। उसी में उसने अपने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी। लेकिन उसके बाद की कृतियों में जो द स्टेट्समैन है और द लॉज जो है, ये भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि रिपब्लिक इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द स्टेट्समैन को हम हिंदी में राजमर्मज्ञ या राजनेता कह सकते हैं। जो बुक द स्टेट्समैन है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? राजमर्मज्ञ या राजनेता। और जो उसकी पुस्तक द लॉज है उसको हिंदी में विधि व्यवस्था कहते हैं। और यह दोनों पुस्तक भी जो है उसकी परवर्ती कृतियों में महत्वपूर्ण है। फिर जो द लॉज है, जो द लॉज पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई थी, वह प्लेटो की सबसे अंतिम ग्रंथ था, जिसका प्रकाशन उसने तो लिख दिया था। प्लेटो का द लॉज जो है प्लेटो का सबसे अंतिम ग्रंथ था, उसने लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन जब हुआ उसके मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही हुआ था। उसकी प्लेटो की जो पुस्तक द लॉज है उसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद हुआ, और यह प्लेटो का सबसे अंतिम ग्रंथ था, द लॉज। और आकार की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। जो द लॉज है, जो पुस्तक प्लेटो ने सबसे अंतिम ग्रंथ जो लिखा था, यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी के अंतर्गत प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य की व्याख्या की थी। तो हमने क्या क्या देखा कि प्लेटो जो है, प्लेटो की जो सबसे विख्यात कृति है, जो सबसे प्रसिद्ध कृति है, वह द रिपब्लिक, और इसी के अंतर्गत उसने अपने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी। और उसकी प्रवर्ती कृतियों में 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, द स्टेट्समैन और द लॉज, और उसने द लॉज के अंतर्गत ही अपने उप आदर्श राज्य की व्याख्या की है। तो ये हमने देखा उसकी पुस्तक बारे में। उस पुस्तक में उसने
अपने उसने किस पुस्तक में किस चीज की व्याख्या की है, हमने अभी तक जाना। अब हम आगे देखते हैं कि प्लेटो के विचारों का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो के विचारों का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था आदर्श राज्य की स्थापना करना। लेकिन जब सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस द्वितीय के आमंत्रण पर, लेकिन जब सिराक्यूज, यह यूनान का ही शासक था, यह सिराक्यूज जो है वह यूनान के ही अंतर्गत आता है। लेकिन जब सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस द्वितीय के आमंत्रण पर सिराक्यूज के शासक को दार्शनिक राजा बनाने में असफल सिद्ध होता है, तब प्लेटो को यह एहसास होता है कि उसका आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वह व्यवहारिक या यथार्थ नहीं है, या अर्थात यह क्या है, अव्यवहारिक है। प्लेटो के विचारों का मुख्य उद्देश्य तो क्या था, आदर्श राज्य की स्थापना करना। वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। लेकिन जब उसको यह एहसास हो गया, किसके द्वारा, सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस द्वितीय के आमंत्रण पर जब प्लेटो सिराक्यूज के शासक को दार्शनिक राजा बनाने में असफल सिद्ध हो जाता है, तब उसे यह एहसास हो जाता है कि जो उसका यह आदर्श राज्य का सिद्धांत जो उसने दिया है यह व्यवहारिक या यथार्थ नहीं है, अर्थात क्या है, अव्यवहारिक है। अतः उसने पुनः ऐसे आदर्श राज्य की बात की जिसे व्यवहारिक तौर पर लागू किया जा सके। फिर उसने यह विचार अपने मन में लाया कि वह ऐसे आदर्श राज्य बनाने की सोचने लगा जिसे व्यवहार में भी लागू किया जा सके। ऐसा नहीं है कि केवल आदर्श राज्य हमने बनाया और उसे धरातल पर लागू नहीं किया जा सके। तो जब उसको यह लगा कि जो हमने अभी तक आदर्श राज्य की जो हमने अवधारणा दी है उसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है, तब उसने पुनः एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना शुरू किया जिसे व्यवहार में भी लागू किया जा सके। इसी को ही प्लेटो का, जब उसने जिस आदर्श राज्य की बात की जिसे व्यवहार में लागू किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लेटो का आदर्शवाद राज्य या उप आदर्श राज्य, या इंग्लिश में सब आइडियल स्टेट कहते हैं। और इसके लिए प्लेटो ने क्या किया, अपने पहले वाले आदर्श राज्य के विचारों में क्या किया, संशोधन किया। एक बात हम ये देख लेते हैं कि प्लेटो जब सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस द्वितीय को जब दार्शनिक राजा बनाना चाहता था, तो शुरू में सिराक्यूज के शासक डियोनिसियस जो द्वितीय थे वह कुछ चीजों को तो फॉलो कर पाए, लेकिन वो एक दार्शनिक जो सब चीज का सुख वैभव भोग चुका है, उसको अगर आप एक दार्शनिक तपस्वी बनने के लिए कहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। जब प्लेटो उसको बार बार हर चीज के लिए टोकता था तो इतना गुस्सा हो गया प्लेटो के ऊपर कि उसने प्लेटो को बंधक बना लिया, और बंधक बना के उसके जो दासों का, जो गुलामों का, जो जहां गुलामों को बेचा जाता था वहां इसको बेच दिया। प्लेटो को उसने क्या किया, बंधक बना के उसको गुलामों के बाजार में बेच दिया। तो बाद में इसके प्लेटो के किसी दोस्त ने उनको छुड़ा के वहां से खरीद के छुड़वाया। फिर ये वहां से लौट आए अपने देश एथेंस में। तो यही था प्लेटो का आदर्शवाद राज्य। हमने अभी तक क्या जाना कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है और प्लेटो का आदर्शवाद राज्य क्या है, यह हमने अभी अंतर देखा। ठीक है, कि आदर्श राज्य वह था प्लेटो का जिसे व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सका। जब उसको यह एहसास हो गया तो पुनः उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसे व्यवहार में भी लागू किया जा सके। यही था प्लेटो का आदर्शवाद राज्य या उप आदर्श राज्य। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, अपने आदर्श राज्य जो पहले वाला आदर्श राज्य था उसमें जो उसके विचारों में इसने कुछ संशोधन परिवर्तन करके इसने अपना नया आदर्श राज्य का विचार दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं उसने क्या क्या संशोधन किया अपने पुराने वाले आदर्श राज्य में। तो इसने जो पहला जो है दार्शनिक शासक के स्थान पर कानून के शासन की बात की। उसने जो पहला क्या किया, उसने दार्शनिक शासक के स्थान पर कानून के शासन की बात की, अर्थात कानून क्या होगा, सर्वोच्च होगा। पहला उसने जो चेंज किया, जो संशोधन किया अपने पुराने वाले आदर्श राज्य में, यही था, उसने कानून के शासन की बात की, ना कि दार्शनिक राजा के शासन की बात की उसने। फिर दूसरा जो था, उसने कहा कि परिवार के साम्यवाद, उसमें क्या कहता था, परिवार के साम्यवाद की बात करता था। लेकिन फिर उसने क्या किया, दूसरा संशोधन क्या किया, उसने परिवार के साम्यवाद में संशोधन करके उसने व्यक्ति को विवाह करने और परिवार रखने की भी बात की। उसने द लाज के अंतर्गत जो जिस राज्य की व्याख्या कर रहा है उसमें प्लेटो जो है उसने परिवार के साम्यवाद में संशोधन करके व्यक्ति को विवाह करने और परिवार रखने की बात भी करता है। और तीसरा संशोधन क्या करता है, जो उसके महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट, जो उसकी खास विशेषताएं थी प्लेटो के द रिपब्लिक वाले राज्य में, उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उस सब मेन पॉइंट को वह हटा दे रहा है। जैसे उसने दार्शनिक राजा की बात की, उसको भी हटा के उसने क्या किया, उसके स्थान क्या कर दिया, कानून के शासन की बात कर दी थी। फिर वह दूसरा क्या करता है, साम्यवाद, परिवार के साम्यवाद की बात करता है, स्त्रियों के साम्यवाद की बात भी खत्म करके वह क्या करता है कि नहीं, व्यक्ति क्या करता है, विवाह भी कर सकता है और अपना परिवार भी रख सकता है। और तीसरा क्या संशोधन करता है कि वह संपत्ति का साम्यवाद की बात करता था, उसने उसको भी हटा दिया और कहा कि नहीं, लोग संपत्ति
लोगों को तो समझिएगा, राज्य के सभी नागरिकों को नहीं, राज्य के सभी लोगों को नहीं, बल्कि वह किसके लिए साम्यवाद की बात करता था पहले अपने पहले वाले राज्य में, रिपब्लिक वाले राज्य में, वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही साम्यवाद की बात करता था, ना कि अपने राज्य के नागरिकों का जो तीसरा वर्ग था, उत्पादक वर्ग जो था, उसके लिए वो साम्यवाद की बात नहीं करता था। वह केवल अपने जो राज्य कल्पना करता था उसमें केवल दो वर्गों, जिसके सामूहिक रूप से क्या करता था, अभिभावक वर्ग, उसमें आते थे दार्शनिक शासक, दार्शनिक वर्ग, और दूसरा आते थे आपके सैनिक वर्ग। उन्हीं दोनों के लिए जो कह रहा है आपकी कि अब ये लोग को जो है ये इनको भी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, लेकिन जो यह संपत्ति होगी वह भूमि और मकान के रूप में होगी। ये जो शासक हैं, ये अभिभावक जो हैं, इनको व्यापार और वाणिज्य आदि करने का अधिकार नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे, आशा है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार फिर हम इसको रिवीजन कर दे रहे हैं कि उसने दो प्रकार के राज्य की व्याख्या की। पहले द रिपब्लिक में उसने एक राज्य की व्याख्या की जिसे आदर्श राज्य कहते हैं, फिर उसने बाद में उसको एहसास हुआ कि इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, तो उसने फिर बाद में क्या किया, अपने पुस्तक द लाज में उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की, फिर पुनः एक ऐसे आदर्श राज्य की व्याख्या की जिसे व्यवहार में लागू किया जा सके। और जब उसने द लाज के अंतर्गत जिस राज्य की व्याख्या करता है, तो वह द रिपब्लिक वाले राज्य के जो राज्य की व्याख्या की जिसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका, उसमें संशोधन करता है। और उसमें क्या क्या संशोधन करता है, पहला यह संशोधन करता है कि दार्शनिक शासक का राज्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कानून का शासन होगा, और कानून ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है कि वह परिवार के साम्यवाद की हटा को क्या कहता है कि नहीं, व्यक्ति विवाह कर सकता है और अपना परिवार भी रख सकता है। और फिर तीसरा क्या कहता है, वह तीसरा संपत्ति के साम्यवाद को भी हटा देता है और कहता है कि नहीं, जो अभिभावक वर्ग जिसको उनसे मना किया था, अर्थात लोगों को, अर्थात अभिभावक वर्ग को क्या कहता है, वह संपत्ति रखने का भी अधिकार दे देता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि अब जो संपत्ति रखने का अधिकार अभिभावक वर्ग को देता है वह मकान और भूमि के रूप में होगा, वे व्यापार वाणिज्य आदि यह सब नहीं कर सकते हैं। तो यह थे कुछ मेजर संशोधन उसके उप आदर्शवत राज्य में। लेकिन हम इसको और थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि उसके जो प्लेटो के उप आदर्श राज्य में और क्या क्या चीजें थी और क्या क्या उसकी खासियत थी उप आदर्श राज्य की। तो पहला उसमें हम देखते हैं कानून विषयक सिद्धांत। पहला हम देते हैं कानून विषयक सिद्धांत, अर्थात उसकी जो प्लेटो के जो उप आदर्श राज्य है उसमें कानून कैसा होगा, उसमें कानून का क्या महत्व है। तो प्लेटो का रिपब्लिक का आदर्श राज्य एक ऐसा शासन है जो कुछ विशेष ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर इन्हें सामान्य नियमों का कोई अंकुश नहीं होता है, जबकि लाज के राज्य में कानून की स्थिति सर्वोच्च है तथा शासक और शासित दोनों ही उसके अधीन रहते हैं। समझे आप, प्लेटो का जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें जो जिस आदर्श राज्य की बात करता है उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का शासन होता है जिन पर किसी भी सामान्य नियम या कानून का कोई बंदिश नहीं होता है, कोई अंकुश नहीं होता है। इसमें द रिपब्लिक में वह जिस राज्य की कल्पना करता है, लेकिन जब वह बाद में द लाज के अंतर्गत जिस राज्य की कल्पना करता है तो उसमें जो है कानून की स्थिति सर्वोच्च होगी और शासक और शासित दोनों जो है कानून के अधीन होंगे। तो आप समझे कि प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में किसकी बात करता है, कानून की सर्वोच्चता की बात करता है दार्शनिक शासक के स्थान पर, और उसमें उसके अधीन शासक भी होगा और राज्य के नागरिक भी होंगे। इसी तरह एक विचारक है सेबाइन भी मानते हैं कि कानून के बिना आदमी की स्थिति जो है बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है। अगर कानून नहीं होगा तो जो आम इंसान है वह एक खुले जंगल, जिसे जंगल में बर्बर पशु होते हैं, कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी राज्य के अंतर्गत नागरिकों की। तो वह कानून को बहुत जरूरी मानता है। एक विचारक है सेबाइन, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं सेबाइन, वो भी जो है उनका भी मानना है कि कानून के बिना जो है जो मनुष्य है, जो आदमी है, उनकी स्थिति जो भी बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है, वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लगते हैं। लेकिन सेबाइन यह भी मानता है कि अगर शासक योग्य हो तो कानून की भी जरूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वह प्लेटो के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत है। कहीं ना कहीं वह प्लेटो के विचारों से, जो प्लेटो का आदर्श राज्य था, उसके विचार से कहीं ना कहीं अभी सहमत है। क्यों, क्या कह रहा है कि यदि योग्य शासक हो तो कानूनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो कानून होते हैं वह मुख्य रूप से नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर योग्य शासक हो तो इससे क्या तात्पर्य है कि कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कानून शासक पर तो थोड़ा मुख्य रूप से लागू हो रहा है, मुख्य रूप से तो नागरिकों पर लागू किया जाता है। लेकिन उसका यह कहीं ना कहीं यह मानना है कि अगर शासक योग्य होगा तो अपने राज्य के नागरिकों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर सकता है या इस तरह को विकसित कर सकता है राज्य के नागरिकों को, जिससे वह नैतिक हो जाए, सद्गुणी हो जाए
और राज्य के विकास में अपना सहयोग करें। अगर शासक योग्य होगा तो वह ऐसा अपने राज्य के नागरिकों के विकास के लिए कर सकता है। तो हमने देखा कि प्लेटो के उपादर्श राज्य में जिसकी व्याख्या उसने अपने पुस्तक द लाज में की थी, उसमें जो है कानून जो है सबसे सर्वोच्च होगा। ठीक है, कानून जो है सबसे सर्वोच्च होगा और उसके अधीन शासक भी होगा, उसके अधीन शासित अर्थात देश राज्य के नागरिक भी होंगे। प्लेटो जो है यह तो बात कहता है, लेकिन अभी भी प्लेटो अपने आदर्श राज्य को इनकार नहीं करता है। यहां ध्यान देने बात यह है कि प्लेटो दो तरह के राज्य की बात करता है, एक आदर्श राज्य की जिसे हमने देखा व्यवहार पर लागू नहीं किया जाता, और फिर प्लेटो ने एक और आदर्श राज्य की बात की जिसे वह व्यवहार में लागू किया जा सके। तो एक जिसे व्यवहार में नहीं लागू किया जा सकता वह कौन सा था? दार्शनिक शासक का राज्य था, और जिसे व्यवहार में लागू करने की बात करता हुआ है कानून का शासन। तो प्लेटो अभी भी जो है वह दार्शनिक राजा के शासन की ही बात करता है, उसको अभी भी पहले स्थान पर ही रखता है। इतना कहने के बावजूद भी कि जो प्लेटो का शासन होगा, जो दार्शनिक राजा का शासन होगा जिस राज्य में, वह अभी भी नंबर 1 पे होगा। अगर उसको नहीं लागू किया जा सकता है तब जाके कानून का शासन जो है तब बेस्ट होगा, अर्थात उसको अभी भी वह दूसरे स्थान पर रखता है, अभी भी उसको क्या होगा दूसरे स्थान पर रखता है। देखते हैं, प्लेटो कहता है कि कानून द्वारा शासित राज्य को अपने आदर्श राज्य समान स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्लेटो जो है कानून द्वारा शासित राज्य को अपने आदर्श राज्य के समान स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यदि दार्शनिक शासकों का निर्माण करने के लिए आवश्यक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है तो कानून पर आधारित शासन में विश्वास करना ठीक है। आप समझ गए कि पहला वह दार्शनिक शासक के राज्य की बात करता था, और दूसरे में वह अपने उपादर्श राज्य में वह कानून के शासन की बात करता था। लेकिन इतना इसके बावजूद भी अभी प्लेटो का कहता है कि अगर दार्शनिक राजा का निर्माण करने का आवश्यक ज्ञान उपलब्ध हो सकता है तो वही बनाया जाए, अगर वो नहीं हो पाता है तब जाकर क्या होगा, कानून का शासन पर वह विश्वास करना ठीक होगा। तो अभी तक हमने देखा कानून विषयक सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के जो उपादर्श राज्य है उसमें कानून की स्थिति क्या होगी या विधि की स्थिति क्या होगी। हमने देखा उसमें उस राज्य में कानून या विधि ही सर्वोच्च होगा, जिसके अंतर्गत शासक और शासित क्या होंगे उसके अंतर्गत ही अधीन आएंगे। अब हम देखेंगे प्लेटो का मिश्रित राज्य सिद्धांत। प्लेटो का जो राज्य है उसकी शासन प्रणाली कैसी है। कानून का शासन तो होगा लेकिन उसकी शासन प्रणाली किस तरह की होगी, ये हम देखेंगे प्लेटो के मिश्रित राज्य में। तो प्लेटो का जो दूसरा सिद्धांत देखते हैं हम, प्लेटो का मिश्रित राज्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उप आदर्श राज्य के निर्माण में, ठीक है, उप आदर्श राज्य के निर्माण में राजा और प्रजा, धनी और निर्धन, बुद्धिमान, शक्तिशाली और सभी व्यक्तियों तथा सभी वर्गों का सहयोग होगा। अर्थात प्लेटो जिस उप आदर्श राज्य की बात करता है उसमें राज्य के प्रत्येक व्यक्तियों का सहयोग होगा। उस राज्य के विकास में जो है राज्य के प्रत्येक नागरिकों का सहयोग होगा। ये नहीं कि इनका सहयोग नहीं होगा, इनका सहयोग नहीं होगा, बल्कि चाहे वह शक्तिशाली हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे धनी हो, चाहे सबसे गरीब वर्ग का हो, सभी का क्या होगा, राज्य के विकास में सभी का सहयोग होगा। और यहां तक कि सभी का शासन में हिस्सा भी होगा। बल्कि क्या होगा, यही नहीं राज्य के विकास में सहयोग होगा राज्य के सभी नागरिक, बल्कि उनकी शासन में हिस्सेदारी भी होगी। लेकिन उनकी शासन में हिस्सेदारी जो होगी वह उनकी योग्यता से निर्धारित होगी। समझ गए। अर्थात प्लेटो अपने जिस उपादर्श राज्य की बात करता है उसमें राज्य के सभी नागरिकों का क्या होगा, हिस्सेदारी होगी, और उनकी जो हिस्सेदारी होगी वह उनकी योग्यता के आधार पर होगी। ठीक है। फिर प्लेटो अपने पुस्तक द लाज में जिस राज्य की बात करता है, जिस उपादर्श राज्य की बात करता है, वह जो है राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक का क्या होगा, समन्वय होगा। जो उसकी शासन प्रणाली होगी, प्लेटो की राज्य की जो उपादर्श राज्य की जो शासन प्रणाली होगी वह कुछ ऐसी होगी जिसमें राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का क्या होगा, समन्वय होगा। राजतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन, और कुलीन तंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों का शासन, और जनतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, राज्य के लोगों का शासन, राज्य के नागरिकों का शासन। तो जो प्लेटो का उपादर्श राज्य होगा उसकी शासन प्रणाली ऐसी होगी जिसमें राजतंत्र की विशेषता कुछ हो, उसमें कुछ कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली की भी कुछ विशेषता हो, और जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की भी कुछ विशेषता हो। वह इन तीनों विशेषताओं का समन्वय होगा जो प्लेटो के उपादर्श राज्य की शासन प्रणाली होगी। और एक विचारक है डिवाइन के अनुसार
द लॉज में प्लेटो का जो मिश्रित राज्य है वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का क्या होगा, समन्वय है। एक विचारक हैं डिवाइन, उनका मानना है कि प्लेटो ने अपने पुस्तक द लॉज में जिस मिश्रित राज्य की व्याख्या की वह राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का क्या है, समन्वय है। राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक यह माना जाता है कि जो राजतंत्र उसमें जो शासक होता है वह कहीं ना कहीं योग्य होता है, अगर वो निरंकुश ना हो तो कहीं ना कहीं, और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जो शासक होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है, योग्य होते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धिमान होते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं वो उनसे ज्यादा योग्य समझे जाते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो व्यक्ति हैं, जो लोगों के द्वारा बीच में चुने जाते हैं, वो अपने झूठ फरेब और पैसे के बल पे, बाहुबल के बल पे कहीं ना कहीं वो सत्ता में जाकर बैठ जाते हैं, जबकि वह इस योग्य होते नहीं हैं। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या है, तो कहीं ना कहीं वह जो शासक होता है वह कहीं ना कहीं उस योग्य होता है। अगर वंशानुगत प्रणाली है तो उसको बचपन से ही इस योग्य बनाया जाता है कि ताकि वह आने वाले समय काल में वह राज्य की सत्ता को संभालने योग्य हो जाए। या फिर अगर वंशानुगत भी नहीं होता है तो अगर राज्य के मंत्रियों द्वारा, राज्य के शासन के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अगर नियुक्त किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, तो कहीं ना कहीं वह योग्य लोगों द्वारा चुना जाता है व्यक्ति राजतंत्रात्मक पद्धति में। जबकि लोकतंत्र में क्या है, लोगों के बीच से कुछ ऐसे लोग, कुछ चालाक फरेब लोग जाकर सत्ता में बैठ जाते हैं जो उसमें काबिल होते नहीं है। तो वही कहना है डिवाइन का कि जो प्लेटो का जो मिश्रित राज्य है वह राष्ट्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का समन्वय है। और लोकतंत्रात्मक में क्या है, लोगों को स्वतंत्रता का क्या होता है, अधिकार होता है। हम यहाँ बता दें, हमने अभी राजतंत्र की बात बताई, हम राजतंत्र की समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं कि राजतंत्र के जो शासक होते हैं उनको कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली के शासक की अपेक्षा क्या आता है, ज्यादा योग्य माना जाता है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी मानी जाती है। अगर लोग राजतंत्रात्मक शासन में शासक अगर निरंकुश हो गया या कोई गलत रास्ते पर चल गया तो उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासक होते हैं उनको एक सीमित समय के लिए बैठा जाता है। अगर सीमित समय के अंदर भी वह गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं या राज्य के विकास के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं जिससे राज्य का नुकसान हो रहा है, तो उनको हटाया भी जा सकता है। या राज्य के नागरिकों के खिलाफ राज्य के नागरिकों के लिए अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उनको पहले ही हटाया जा सकता है, एक सीमित काल से पहले भी। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है आज के दौर में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से काफी बेहतर है। तो यही था प्लेटो का मिश्रित राज्य। प्लेटो का जो है आदर्श राज्य का जो खासियत थी यही थी, मिश्रित राज्य। उसमें जो है आपके राजतंत्रात्मक, कुलीनतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक जनतंत्रात्मक के जो शासन प्रणाली की विशेषताओं का क्या है, समन्वय है। अब हम देखते हैं प्लेटो के राज्य का भूभाग और जनसंख्या क्या होगा। प्लेटो अपने जिस उप आदर्श राज्य की बात करता है वह किस तरह का राज्य, उस राज्य की भूभाग कैसा होगा और वहां की जनसंख्या की वह कैसी कल्पना करता है प्लेटो। ठीक है, तो हम अब देखेंगे प्लेटो का जो राज्य है, जो उप आदर्श राज्य की बात करता है, उस राज्य का भूभाग कैसा होगा और वहां की जनसंख्या को किस तरह से देखता है, वहां की जनसंख्या कैसी होगी। वह अभी भी आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा है प्लेटो, लेकिन वह अब ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा है जिसको हम व्यवहारिक तौर पर क्या कर सके, लागू कर सके। तो प्लेटो का मानना है कि राज्य के तट को समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए। प्लेटो जिस अपने उप आदर्श राज्य में जिस राज्य की कल्पना कर रहा है उसका मानना है कि राज्य जो है समुद्र तट के किनारे नहीं होना चाहिए। और वैसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार के राज्य में बाह्य व्यापारी नजर रखते हैं। बाह्य व्यापारी क्या है, नजर रखते हैं, उनका राज्य पे नजर हमेशा बना रहता है, कब वो मजबूत है, कब कमजोर है, उसमें क्या है ना, इस तरह की कई चीजें नजर बनाए रखते हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, देश राज्य के लिए खतरा की निशानी है, जिससे राज्य को हमेशा खतरा बना रहता है। और दूसरी ओर राज्य को नौसेना भी लगानी पड़ती है, जिससे अनायास से राज्य पर अतिरिक्त व्यय बोझ क्या बढ़ जाता है। साथ ही राज्य के व्यापारी भी समुद्र का लाभ लेने के विचार से समुद्री व्यापारी की तरह असीमित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे राज्य की एकता एवं अखंडता का खतरा भी मंडराता है। इस प्रकार प्लेटो भूभाग का समुद्री तट के किनारे ना होने और राज्य की जनता का समुद्री व्यापार ना करने के पक्ष में क्या करता है, समर्थन करता है। हमने देखा प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में जिस राज्य की व्याख्या कर रहा है वह उसका मानना है कि राज्य जो है समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समुद्र के किनारे होगा तो इससे क्या हो, जो बाह्य व्यापारी हैं उनकी भी राज्य पे नजर बनी रहती है। जो बाह्य व्यापारी हैं, राज्य की जो बाह्य व्यापारी हैं उनकी भी राज्य में क्या है, नजर बनी रहती है। साथ ही साथ हमें नौसेना रखनी पड़ती है, जिससे राज्य पे अधिक व्यय बोझ बढ़ जाता है।
और अगली बात वो कहता है कि इससे जो राज्य के अंदर के व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं समुद्र के लाभ लेने के विचार से क्या हुआ, असीमित हो जाते हैं और जिसपे नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। साथ ही साथ जब वो बाहर समुद्र का व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी व्यापारियों से भी संपर्क उनका बन जाता है। तो यह सब जो है राज्य के एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, खतरा होता है। तो इस प्रकार वह जो राज्य की बात करता है, जिस आदर्श राज्य की बात करता है, वह उसका मानना है कि यह समुद्र किनारे नहीं होना चाहिए और ना ही राज्य के लोगों को समुद्री व्यापार करने का वह अधिकार देता है कि राज्य के जो व्यापारी हैं उनको समुद्री व्यापार नहीं करना चाहिए। फिर जो प्लेटो है वह अपने राज्य की जनसंख्या को जो है वह कहता है कि इनको टुकड़ों में बांटा जा सकता है। प्लेटो के जो उप आदर्श राज्य की जिस उप आदर्श राज्य की बात करता है उसमें वह उसका यह मानना है कि राज्य की जनसंख्या को जो है टुकड़ों में बांटा जा सकता है और वह उसे 12 जातियों में विभाजित करता है और वह उसे क्या करता है, अपने राज्य की जनसंख्या को 12 जातियों में क्या करता है, विभाजित करता है। उसका मानना है कि ये इस तरह से ये जो विभाजन करने के बाद जो जनसंख्या होगी यह युद्ध और शांति में क्या कहीं ना कहीं क्या होती है, उपयोगी सिद्ध होती है। राज्य की जनसंख्या को टुकड़ों में विभाजित करने पर यह जो है युद्ध और शांति के समय में क्या होती हैं, उपयोगी सिद्ध होंगी, उसका ऐसा मानना है। इसलिए वह राज्य की जनसंख्या को वह 12 जातियों में क्या करता है, विभाजित करता है। अगर कभी प्रश्न में आ जाए आप जो प्रश्न में कि प्लेटो अपने राज्य के उपादर्श राज्य के अंतर्गत अपने राज्य की जनसंख्या को कितने भागों में बांटता है, तो वह है 12। साथ ही प्लेटो ने वर्ष के 12 महीनों में काम करने के लिए राज्य परिषद की 12 समितियां बनाई, या इसको हम थोड़ा विस्तार से भी बाद में देखेंगे। लेकिन आप जान जाइए कि साथ ही प्लेटो ने अपने राज्य की जनसंख्या को 12 भागों में बांटा ही, साथ ही उसने वर्ष के 12 महीनों में काम करने के लिए राज्य जो परिषद है, राज्य की जो परिषद थी उसको भी उसने 12 राज्य परिषद में क्या उसने 12 समितियां भी बनाई और यह सब उसने गणित और गुणनफल विधि के प्रभाव में आकर उसने इस सिद्धांत का विचार दिया, इस सिद्धांत का विचार दिया उसने। इसने जो जनसंख्या को 12 भागों में बांटा और जो उसने वर्ष के 12 महीनों में राज्य परिषद की 12 समितियां बनाई, यह सब उसने गणित और गुणनफल विधि के प्रभाव में आकर उसने अपना यह विचार दिया। गणित और गुणनफल के प्रभाव में आकर उसने अपना यह विचार दिया है। तो हमने अभी तक क्या देखा, कानून के बारे में देखा, प्लेटो का जो उपादर्श राज्य होगा, हमने मेजरमेंट चेंज तो देखे हैं कि प्लेटो, पहले अपने अगली पॉइंट को देख लेते हैं फिर इस पर हम इसको रिवीजन कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि उसके राज्य की राजनीतिक संस्थाएं कैसे होगी, प्लेटो के उपादर्श राज्य की जो उसकी राजनीतिक संस्थाएं कैसी होंगी। तो प्लेटो के उपादर्श राज्य की जो राजनीतिक संस्थाएं उसको हम देख लेते हैं। प्लेटो जो है अपने राज्य के जो नागरिक हो उनमें जो है अपने राज्य की जो भूमि है उसका समान वितरण कर देता है। प्लेटो अपने उप आदर्शवत राज्य के अंतर्गत वह राज्य की भूमि का वह जो करता था समान वितरण कर देता राज्य के नागरिकों में। परंतु भूमि का उत्पादन वह एक जगह, उसका मानना है कि भूमि का उत्पादन फिर बाद में एक जगह एकत्रित कर दिया जाएगा जिसका सार्वजनिक रूप में क्या होगा, भोजन के रूप में उपयोग होगा। प्लेटो जो है राज्य की भूमि को समान रूप से वितरण कर देता है राज्य के नागरिकों में, लेकिन जो उत्पादन होगा उसको एक जगह एकत्रित किया जाएगा और उसका सार्वजनिक रूप में क्या होगा, उपयोग होगा। इस प्रकार प्लेटो ने भूमिगत संपत्ति का क्या कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया। इसके अलावा प्लेटो ने श्रम विभाजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके लिए प्लेटो ने कार्यों का वर्गीकरण 3 भागों में कुछ इस प्रकार किया है। इसके लिए प्लेटो ने जो है कार्यों का वर्गीकरण 3 भागों में कर दिया है। पहले वह तीन कार्यों का विभाजन करने से पहले वह तीन चीजों का, जो 3 व्यक्तियों का 3 तरह से विभाजन कर दिया। एक को मान लिया विदेशी या फ्रीमैन, दूसरा एक वर्ग विभाजित किया वह दास बनाया और तीसरा जो है वह है राज्य के नागरिक। इसी आधार पर उसने अपने श्रमों का क्या है, विभाजन किया है। प्लेटो ने श्रम विभाजन पर विचार व्यक्त किए हैं और प्लेटो ने अपने जो कार्यों का वर्गीकरण जो किया है कुछ इस तरह से किया है, जैसे विदेशियों अथवा फ्रीमैन के लिए उद्योग एवं व्यापार, विदेशियों के क्या कहते हैं, फ्रीमैन। तो विदेशियों अथवा फ्रीमैन के लिए उसने व्यापार उद्योग की बात की कि यह केवल व्यापार उद्योग कर सकते हैं। उसने दासों अथवा गुलामों के लिए केवल खेती करने की बात कही और राज्य के जो नागरिक हो गए वो केवल शासन प्रबंध कार्य करेंगे और राजनीतिक कार्य करेंगे। हमने देखा कि प्लेटो ने भी श्रम को 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में जब उसने बांटा तो उसने 3 तरह के लोगों की बात की। एक राज्य में, क्योंकि राज्य में 3 तरह के लोग पाए जाते थे। पहले तो राज्य के नागरिक होते थे, वो तो होते थे, लेकिन राज्य के नागरिकों का नाम पर्याप्त मात्रा में दास भी होते थे उस समय काल में और पर्याप्त मात्रा में विदेशी भी राज्य के अंतर्गत रहते थे। तो उसने विदेशियों के लिए व्यापार और उद्योग की बात कही कि यही केवल व्यापार उद्योग करेंगे और जो राज्य के दास हैं वो केवल खेती का कार्य करेंगे और जो
राज्य के महत्वपूर्ण वर्ग था, जो राज्य के नागरिक हैं, वो केवल शासन प्रबंध और राजनीतिक कार्य ही करेंगे। अब प्लेटो जो है अपने उपादर्श राज्य के अंतर्गत प्लेटो कुछ शासन व्यवस्थाओं और कुछ राजनीतिक संस्थाओं की बात करता है। प्लेटो ने राज्य के शासन के लिए कुछ व्यवस्थाओं पर विचार दिया। प्लेटो राज्य चलाने के लिए एक साधारण सभा की बात करता है। प्लेटो राज्य चलाने के लिए एक साधारण सभा की बात करता है, जिसमें कुल 5040 सदस्य होंगे, जिसमें कुल 5040 सदस्य होंगे। और जो 5040 सदस्य हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो के आदर्श राज्य में, या ऐसे ना पूछा जाए कि प्लेटो के आदर्श राज्य जनसंख्या, प्लेटो के राज्य में आदर्श जनसंख्या क्या थी। कभी कभी यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्लेटो के राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या है, तो वह संख्या पूछा जाएगा। तो उसमें जो प्लेटो के राज्य की जो आदर्श जनसंख्या है वह है 5040। ठीक है, तो प्लेटो राज्य चलाने के लिए एक साधारण सभा की बात करता है, जिसमें कुल 5040 सदस्य होंगे। ये सभी राज्य के सदस्य होंगे, अर्थात राज्य के क्या होंगे, नागरिक होंगे, ना कि इसमें दास और विदेशी नहीं आएंगे। जो 5040 जिस 5040 संख्या बात करता है, इसमें केवल राज्य के नागरिक आएंगे, जो राज्य के क्या होंगे, सदस्य होंगे। उनका काम अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चयन करना होगा, सेना के अधिकारियों का चयन करना होगा, नए कानूनों का निर्माण करना, कानूनों में परिवर्तन करना और न्याय करना आदि, ये सब काम उनके होंगे, क्योंकि जो ये साधारण सभा होगी। और साधारण सभा में कुल कितने सदस्य मानता है प्लेटो, 5040। और ये साधारण सभा क्या काम करेंगे, ये करेंगे कि अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चयन करेंगे, सेना के अधिकारियों का चयन करना इनका काम होगा, नए कानून बनाना और पुराने कानून परिवर्तन करना ये सभी के काम होंगे, और न्याय करना भी इनका काम होगा। इस तरह के और सारे काम ये जो होंगे वह साधारण सभा होंगे। ठीक, प्लेटो एक सलाहकार बोर्ड की भी बात करता है। हमने अभी तक क्या देखा, साधारण सभा के साथ साथ वह एक सलाहकार बोर्ड की बात करता है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा से होगा, जिनके सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वह साधारण सभा से ही होगा। यह निर्वाचन 3 बार किया जाएगा, अर्थात पहले चरण में 5040 सदस्यों में से 300 सदस्य चुने जाएंगे, और द्वितीय चरण में 300 सदस्यों में से 100 सदस्य चुने जाएंगे, और तीसरे चरण में 100 सदस्यों में से 37 सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रकार 37 सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा, आपका सलाहकार बोर्ड बनेगा। और इन सदस्यों की जो आयु होगी वह 50 से 70 वर्ष के बीच होगी, और ये बोर्ड जो है कानून का संरक्षण करेगा। यह देखेगा कि कहीं कानून का ह्रास तो नहीं हो रहा, कहीं कानून को तोड़ा तो नहीं जा रहा है, तो इसका काम क्या होगा, यह कानूनों का संरक्षण करेगा। साथ ही साथ यह परामर्श की भूमिका करेगा। किसके परामर्श की भूमिका, वह प्रशासनिक परिषद की परामर्श की भूमिका का कार्य करेगा सलाहकार बोर्ड आपका। जो आपका सलाहकार बोर्ड है वह साधारण सभा से चुने जाएंगे, जिसमें कुल टोटल पहले कितने होंगे, 5000, जिसमें टोटल कितने होंगे सदस्य होंगे, 5040 सदस्य, जिसमें कुल टोटल पहले 5040 सदस्य होंगे। फिर 5040 सदस्य में से इसमें से जो चुने जाएंगे वह 300 फिर चुने जाएंगे। ठीक है, फिर 300 में से फिर आपके जो चुने जाएंगे वह होंगे 100। फिर 300 जब सदस्य चुन लिए जाएंगे तो फिर 300 सदस्यों में से फिर 100 सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक, फिर 100 सदस्यों में से फिर लास्ट में जो है आपके 37 सदस्य चुने जाएंगे। कितने सदस्य चुने जाएंगे, 37 सदस्य। पहले 5040 जो साधारण सभा, उसी में से पहले 300 सदस्य चुने जाएंगे, फिर 300 में से फिर 100 सदस्यों का चुनाव होगा दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में जो है 100 सदस्यों में से 37 सदस्यों का चुनाव होगा। जैसे हम राज्यसभा या लोकसभा के अंतर्गत देखते हैं कि लोकसभा अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, उसी तरह जो है ये सब जो है 100 में से 37 सदस्यों का चुनाव होगा। और यह जो सदस्य यह होगा सलाहकार, इसी से बनेगा सलाहकार बोर्ड आपका। और सलाहकार जो बोर्ड का जो मुख्य कार्य होगा वह होगा कानून का संरक्षण करना और प्रशासनिक परिषद को सलाह देना। ठीक है, और फिर आगे हम देखते हैं जो सलाहकार बोर्ड द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक परिषद होगी। सलाहकार बोर्ड द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक परिषद होगी। इस परिषद में पहले 360 सदस्य होंगे, 360 सदस्य होंगे, पर अंतिम रूप से चुनावी प्रक्रिया से निकलकर 90 सदस्य ही बचेंगे। इसमें भी पहले 360 सदस्य का निर्वाचन होगा, वो भी होगा साधारण सभा से ही। फिर 360 सदस्यों में से जो है उसमें जो है लास्ट में जो है केवल 90 सदस्य बचेंगे, और इस परिषद को 12 भागों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जिसका प्रत्येक भाग उस समय काल के दौरान, उस समय प्लेटो के समय काल में एथेंस एक राज्य था, प्लेटो एथेंस का ही था। तो जिसका जब प्रशासनिक परिषद को 12 भागों में बांट दिया जाएगा, 12 समितियों में बांट दिया जाएगा, तो प्रत्येक भाग है एथेंस की तरह है। जैसे वर्तमान प्लेटो के समय काल में एथेंस में जैसे चल रहा था, वही कह रहा है कि एथेंस की तरह 1 महीने के लिए शासन करेगा, एवं परिषद एवं जो परिषद की अध्यक्षता होगी वह शिक्षा विभाग का अध्यक्ष करेगा। ठीक, प्रशासनिक परिषद क्या करेगा, जो प्रशासनिक परिषद होगा उसमें
पहले 307 सदस्य होंगे, वो भी साधारण सभा चुन के आएंगे, फिर उस 307 सदस्यों में से फिर 90 सदस्य चुने जाएंगे, और जो 90 सदस्य होंगे उनको 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 12 समितियों के रूप में। फिर जो प्रत्येक समिति होगी 1 महीना के लिए शासन करेगी, ठीक है। और जो प्रशासनिक परिषद का जो अध्यक्ष होगा वह शिक्षा विभाग का ही अध्यक्ष होगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा वह केवल 5 वर्ष का होगा, ठीक, जबकि प्रशासनिक परिषद का जो कार्यकाल होगा वह 20 वर्ष के लिए होगा। प्लेटो का मानना है कि प्रशासनिक परिषद का जो कार्यकाल होगा वह 20 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। और प्लेटो आगे कहता है कि स्थानीय शासन के संचालन के लिए एवं नगरों के निरीक्षण के लिए, स्थानीय शासन जो राज्य के संचालन के लिए और जो नगर हैं उनके निरीक्षण के लिए 2 प्रकार के अधिकारी होंगे, एक राज्य निरीक्षक और दूसरा नगर निरीक्षक होंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक यह देखा प्लेटो के उप आदर्शवत, अभी तक हमने जो चर्चा कर रहे थे वह कर रहे थे प्लेटो के उप आदर्शवत राज्य के बारे में, प्लेटो का जो उप आदर्शवत राज्य कैसा होगा। तो यह हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब एक बार हम इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं, एक बार अच्छे से फिर समझ लेते हैं कि अगर हमें अच्छे से नहीं समझ में आया है तो हम एक बार पुनः इसको अच्छे से रिपीट संक्षिप्त रूप में देखेंगे, ताकि जहां हमें समझ में नहीं आया हो वहां हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने देखा शुरू में देखा कि प्लेटो पहले एक आदर्श राज्य की बात, उसका जो विचारों का जो मुख्य उद्देश्य था एक आदर्श राज्य था, उसने उसकी व्याख्या की अपने पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत, ठीक। लेकिन बाद में जब उसको एहसास हो जाता है कि इसको व्यवहार तौर पर लागू नहीं किया जा सका, और इसको एहसास कब होता है जब वह सिराक्यूज के शासक डोमिशियस द्वितीय को जब वह दार्शनिक राज्य बनाने में असफल सिद्ध हो जाता है, तब उसको यह बात समझ में आती है कि नहीं, हमने जिस आदर्श राज्य की व्याख्या की अपने पुस्तक द रिपब्लिक में वह व्यवहारिक नहीं है, अर्थात यह क्या है, अव्यवहारिक। तब वह पुनः एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जिसे व्यवहार में लागू किया जा सकता है। वह फिर से एक आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन वह इस बार ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा है कि जिसे व्यवहार में भी लागू किया जा सके। तो उसके लिए क्या करता है, वह अपने पुराने वाले आदर्श राज्य में कुछ संशोधन करता है, जिसने उसकी व्याख्या द रिपब्लिक अपने पुस्तक द रिपब्लिक में की थी। उसमें क्या हुआ, कुछ संशोधन करके वह अपना नया आदर्श राज्य बनाना चाह रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, उप आदर्श राज्य, सब आइडियल स्टेट, ठीक। तो वह कुछ 3 तरह के जो उसमें जो प्लेटो के द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की व्याख्या की थी, तो उसमें कुछ विशेष रूप से 3 चीज को संशोधन कर देता है। पहले वह दार्शनिक शासक की जगह पे वह बात करता है कानून के शासन की बात करता है, इसकी बात करता है कानून के शासन की। फिर वह परिवार के साम्यवाद की जगह क्या करता है कि नहीं, व्यक्तियों को भी जो सब साम्यवाद की बात किस पे करता था, केवल अभिभावकों, राज्य के अभिभावकों पर ही बात करता था। वह कहता है कि नहीं, कि लोगों को विवाह करने का भी वो अधिकार देता है, उनको परिवार रखने का भी अधिकार दे देता है। फिर तीसरा वह क्या करता है, मेजर पॉइंट चेंज क्या करता है कि वह संपत्ति के अधिकार को भी वह हटा देता है, संपत्ति के सामान को हटा के करता है, लोगों को संपत्ति रखने का भी अधिकार दे देता है। लेकिन वह जो संपत्ति रखने का अधिकार देता है वह केवल भूमि और मकान के रूप में होगी। व्यापार और वाणिज्य के रूप में वो क्या करते हैं, वह संपत्ति अपने पास नहीं रह सकते हैं, कि ना कि जो राज्य के शासक है वह व्यापार और वाणिज्य भी करें, वह इन सब की मनाही करता है अभी भी। तो वह हमने देखा वो अपना 3 मेजर पॉइंट वह चेंज करता है, जो उसकी खास बातें थी प्लेटो के द रिपब्लिक वाले राज्य में अंतर्गत। इसके साथ साथ जब हमने इसको विस्तृत रूप से देखा तो हमने देखा कि कानून पेशे सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि प्लेटो जो है अब ऐसे आदर्श राज्य की बात कर रहा है, ऐसे राज्य की बात, अपने उप आदर्शवत राज्य में ऐसे राज्य की बात कर रहा है जो कानून का शासन होगा, जिसमें शासक एवं शासित दोनों जो हैं वह कानून के अधीन होंगे, उसी के द्वारा क्या होंगे, शासित होंगे। हालांकि हमने यह भी देखा कि प्लेटो जो है अभी भी अपने उप आदर्श या दार्शनिक शासक के राज्य की बात ही अभी भी कर रहा है, उसको पहले स्थान पर रख रहा है, और जो कानून के शासन की बात है उसको अभी भी दूसरे स्थान पर रख रहा है। उसका मानना है था इस प्लेटो का कि अगर दार्शनिक शासक बनाने के लिए अगर आवश्यक वातावरण पैदा हो सकता है, अगर आवश्यक माहौल पैदा हो जाए या आवश्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तो दार्शनिक राजा का शासन ही सबसे बेहतर, अभी भी वह मानता है। अगर नहीं होता है तो जाके कानून के शासन की बात करता है। तो अपने उप आदर्शवत राज्य में हमने देखा कि उसने कानून के शासन की बात किया, जिसके अंतर्गत शासक एवं शासित दोनों उसके अधीन आएंगे कानून के अंतर्गत। फिर हमने देखा कि प्लेटो जो है एक के राज्य की जो शासन प्रणाली होगी वह कुछ इस तरह होगी कि उसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली और जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन तीनों का जो होगा समन्वय होगा। प्लेटो के उप आदर्शवत राज्य की जो शासन प्रणाली कुछ इस तरह से होगी, जिसमें जनतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक तीनों शासन प्रणालियों की विशेषताओं का क्या होगा, समन्वय होगा। उसका राज्य की शासन प्रणाली कुछ इस तरह से होगी। फिर हमने देखा प्लेटो ऐसे फिर अपने उप आदर्शवत राज्य में जो राज्य की भूमि की बात करता है, वो कहता है कि जो राज्य जो होना चाहिए वह समुद्र किनारे नहीं होना चाहिए, बल्कि वह क्या होना चाहिए,
राज ऐसा हो ऐसी जगह हो जहां समुद्र ना हो, वो समुद्र किनारे ना हो बल्कि वह जमीन से ही सटा हुआ हो। उसका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि इससे जो है बाहर समुद्री व्यापारियों का जो है उस राज्य पर नजर बनी रहती है और जिस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन होता है। साथ साथ नौ सैनिकों पर भी हमको क्या करता है, अतिरिक्त व्यय हमारा बढ़ जाता है। ठीक, उससे क्या होता है, नौ सैनिक रखने में भी राज्य का अतिरिक्त व्यय बढ़ जाता है, राज्य पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाते हैं। और साथ साथ ही जो राज्य के नागरिक भी हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं समुद्री लाभ लेने के विचार से असीमित हो जाते हैं। और क्या नाम है कि और क्या बात है कि इससे जो राज्य की एकता और अखंडता भी कहीं ना कहीं क्या होती है, खतरे में पड़ जाती है। फिर वह राज्य की जनसंख्या को क्या करता है, इसी में अपने उपाधि राज्य में वह अपने राज्य की जनसंख्या को क्या करता है, वो 12 भागों में बांट देता है। उसका मानना है कि यह अगर राज्य की जनसंख्या को इस तरह से बांटने पर क्या होगा, ये जब युद्ध के समय और राज्य में जब शांति होगी उस समय यह बेहतर तरह से कार्य कर सकेगी राज्य की जनसंख्या, यह क्या होंगी, उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए वह राज्य की जनसंख्या को 12 भागों में बांट देता है। फिर जब हम देखते हैं आगे, हमने देखा कि प्लेटो हमने अपने राज्य की भूमि को कुछ राज्य के नागरिकों में समान रूप से बांट देता है, लेकिन बांट तो देता है, राज्य के नागरिकों में समान रूप से बांट देता है, लेकिन वह क्या करता है कि जो भूमि उत्पादन होगा उसको एक जगह एकत्रित कर लिया जाएगा और उसको जो है सामूहिक रूप से उसका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ वह राज्य के नागरिकों में वह श्रम का विभाजन भी कर देता है, राज्य के नागरिकों में नहीं बल्कि वह क्या करता है, श्रम का विभाजन कर देता है अपने राज्य के अंतर्गत। वह 3 प्रकार के श्रम की बात करता है, एक विदेशियों के लिए, एक दासों के लिए और एक राज्य के नागरिकों के लिए। विदेशी जो होते हैं वो राज्य के नागरिक तो नहीं होते, लेकिन राज्य के अंतर्गत काफी उस समय काल में काफी विदेशी रहा करते थे। तो विदेशियों का जो काम होता है, एक राज्य से दूसरी जगह, दूसरे राज्य तीसरी जगह, तीसरे राज्य चौथी जगह आना जाना उनका लगा रहता था। तो प्लेटो का मानना था कि जो व्यापार एवं वाणिज्य हो केवल विदेशी करें और जो खेती का काम है वह केवल दास करेंगे। और तीसरा वह श्रम का विभाजन करता है कि जो राज्य का जो शासन प्रबंध और राजनीतिक कार्य है वह केवल राज्य के नागरिक करेंगे। तो वह कहीं ना कहीं श्रम को 3 भागों में बांट देता है और 3 भाग में क्यों बांटता है, राज्य के विदेशियों को अलग बात काम करने के देता है, दासों को कहता है खेती करेंगे, विदेशियों को कहता है कि ये व्यापार एवं वाणिज्य करेंगे, और जो राज्य के नागरिक होंगे वो क्या कार्य करेंगे, वो केवल शासन प्रबंध करेंगे और राजनीतिक कार्य करेंगे, बस। फिर हमने देखा उनके राजनीतिक संस्था के बारे में, वो 3 तरह की राजनीतिक संस्था हमने देखी, एक साधारण सभा, एक सलाहकार बोर्ड और एक हमने देखा कि प्रशासनिक परिषद। प्लेटो के उप आदर्शवाद राज्य में हमने 3 तरह की राजनीतिक संस्थाएं देखी, एक जनसाधारण सभा और एक सलाहकार बोर्ड और तीसरा हमने देखा प्रशासनिक परिषद। जो साधारण सभा होगी उसकी संख्या कुल कितनी होगी, 5040 और ये सभी जो होंगे राज्य के सदस्य होंगे। और यह प्लेटो के राज्य का आदर्श जनसंख्या है 5040। ठीक, और जो इनका जो काम होगा वह अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चयन करना होगा, सेना के अधिकारियों का चयन करना होगा, नए कानूनों का निर्माण करना होगा, कानूनों में परिवर्तन करना होगा, न्याय करना होगा, ये सब कार्य होगा साधारण सभा। फिर साधारण सभा ही अपने सदस्यों में से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगा, लेकिन सलाहकार बोर्ड गठन करने के लिए 3 चरण का प्रयोग होगा। पहले चरण में 300 अपने सदस्यों में से, साधारण सभा क्या है, अपने सदस्यों में से पहले 300 सदस्य को चुनेंगे, फिर 300 सदस्य जो है अपने में से 100 सदस्य को चुनेंगे, फिर 100 सदस्य जो है अपने ही में से फिर 36 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे और यह बाद में क्या बनेगा, ये सभी सदस्य मिलकर क्या बनेंगे, सलाहकार बोर्ड। और जो यह सलाहकार बोर्ड है उसका काम होगा कानूनों का संरक्षण करना और क्या होगा, परामर्श देना, किसको, प्रशासनिक परिषद को। फिर प्रशासनिक जो परिषद की बात करेंगे उसमें भी साधारण सदस्यों में से पहले 360 सदस्यों का चुनाव होगा, फिर 360 सदस्यों में से फिर 90 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। और जो 90 सदस्य होंगे उनको 12 समिति 12 भागों में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक भाग जो है वर्ष के 12 प्रत्येक महीने में क्या करेगा, प्रत्येक महीने के लिए शासन करेगा। एक वर्ष 12 महीने होते हैं और प्रत्येक जो प्रशासनिक परिषद का जो 12 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग जो है वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए क्या करेगा, शासन करेगा। लेकिन इनकी अध्यक्षता जो करेगा, प्रशासनिक परिषद की अध्यक्षता जो करेगा वह शिक्षा विभाग का अध्यक्ष करेगा, जिसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष होगा, जबकि प्रशासनिक परिषद का कार्यकाल कितना होगा, अगर एक बार प्रशासनिक परिषद का गठन हो गया तो उसका कार्यकाल 20 वर्ष तक रहेगा। ठीक, तो हमने यह देखा प्लेटो के उप आदर्श राज्य के बारे में कि प्लेटो का उप आदर्शवाद राज्य है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ यह टॉपिक खत्म होता है, प्लेटो का उप आदर्शवाद राज्य या सब आइडियल स्टेट। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे प्लेटो पे आधारित कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब उसको हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।